Hello everyone, welcome to Psych 26. I hope you all are healthy and fine. हमने इसके पहले मध्य प्रदेश सेट का पेपर और केरला सेट का पेपर कर लिया है। आज हम महाराष्ट्र सेट की बात करने वाले हैं। इसमें ऑल टोटल 100 क्वेश्चन होता है साइकोलॉजी में, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट 1 में 50 और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस करके इस पेपर को भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप किसी भी स्टेट का सेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूजीसी नेट भी देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत हद तक रिपीट होते हैं। अगर रिपीट ना भी हो तो उनके ऑप्शंस या उनके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक एक करके हम 50 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पीच फ्लुएंसी इज वर्स्ट अफेक्टेड विथ डैमेज टू। तो स्पीच फ्लुएंसी की बात कौन करता है? ब्रोकाज एरिया करता है। ब्रोकाज एरिया जो होता है वो हमारे लेफ्ट फ्रंटल लोब में होता है, लेफ्ट फ्रंटल लोब में होता है और इसके अंदर होगा ब्रोकाज एरिया। अगर इसमें डैमेज हो जाएगी तो हमारी स्पीच फ्लुएंसी, हमारी जो बोलने की क्षमता है, वो बहुत हद तक डैमेज हो जाएगी। Second question is conforming to an expectation or a request despite one does not believe in the activity is an example of। ये compliance का example है। किसी ने कुछ request किया और हमने उसको obey कर दिया, ठीक है, वो क्या कहेंगे? उसको compliance कहेंगे। अगर हमने अपना attitude change कर लिया just to meet the demands of society, उसको हम कहेंगे conformity। ऐसे ही obedience का मतलब होगा अगर हमको obey करना पड़ेगा ऑन सम डिमांड, ठीक है। तो ये तीनों में ये डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है तीनों में। कंप्लायंस कब कहेंगे? जब कोई रिक्वेस्ट करेगा और हम अपना एटीट्यूड चेंज कर देंगे। कंफर्मिटी सोसाइटी के प्रेशर पे, सोसाइटी की डिमांड पे हम अपना चीज़ जो है, अपनी जो बिलीफ है वो चेंज कर लेंगे। और ओबीडियंस है जब कोई हमें कुछ डिमांड करेगा और हम उसको ओबे कर देंगे। यूजुअली जो भी करता है डिमांड वो अथॉरिटी फिगर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लीप स्पिंडल्स आर एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ स्लीप। तो ये स्टेज 2 में होता है। हमें पता है कि स्लीप जो होती है वो दो स्टेजेस होती हैं इसकी, एक एनआरईएम होती है, एक आरईएम होती है। एनआरईएम के अंदर 4 स्टेजेस आती हैं, है ना। एनआरईएम इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड आरईएम इज रैपिड आई मूवमेंट। यहाँ पे जो ड्रीम्स होती हैं वो हमको यूजुअली आरईएम में ही आती हैं, ओके। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। यहाँ पे स्टेज 2 की बात कर रहा है क्योंकि स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्स ये जो हैं वो स्टेज 2 में आते हैं, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पॉश एक्ट द आईसीसी हैज इंपॉर्टेंट रोल। आईसीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनल कंप्लेन कमिटी। कुछ नहीं है, इसको तो बस याद ही करना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल कंप्लेन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑस्मोटिक थर्स्ट। देखो प्लाज्मा तो रिलेट करेगा नहीं, ये जो है कोलेस्टोकाइनिन, ये जो है ये हंगर से रिलेटेड है, ओके। एंड काबा तो हमको पता है इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एंजियोटेंसिन जो है वो ऑस्मोटिक थर्स्ट में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। थर्स्ट जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं, आई होप आपको पता हो। एक हाइपोवॉलेमिक होती है और एक होती है ऑस्मोटिक थर्स्ट। ऑस्मोटिक थर्स्ट का जो मेजर रोल है वो कौन करता है? एंजियोटेंसिन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्डर्स लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर मेजर प्रोवाइड्स एन इंडेक्स ऑफ। फील्डर की जो थ्योरी है वो कौन सी है? लीडरशिप स्टाइल पे है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द गोल्स इनटू सब गोल्स ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको क्या कहते हैं? हमारे पास बहुत सारी चीज़ है करने को, हमने इसको ब्रेक कर दिया अलग अलग में। पहले ए करेंगे, बी करेंगे, सी डी, ऐसे करके हमने इसको ब्रेक कर दिया। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मीन्स एंड एनालिसिस। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेक्स्ट है बैलेंस थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन मेक द अजम्पशन दैट। बैलेंस थ्योरी किसने दी थी? हेदर ने दी थी, ठीक है। इनका ये POX एक मॉडल था। एक पर्सन होता है, एक दूसरा पर्सन होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है।
इसमें अनबैलेंस स्टेट होता है और बैलेंस स्टेट होता है। ये थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इट मेक्स द अजम्पशन दैट पीपल अटेम्प्ट टू अचीव कंसिस्टेंसी इन देयर थॉट एंड एक्शन। वो चाहते हैं कि उनके जो थॉट है, उनके जो एक्शन है, उसमें कंसिस्टेंसी, उसमें एक बैलेंस जो है वो बना रहे, इसलिए इसको बैलेंस थ्योरी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस कंडीशनिंग refers to the following. Conditioned stimulus precedes the unconditional stimulus. सही बात है ना, पहले कंडीशन स्टिमुलस होती है, फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस होती है। जब बेल बजेगी तभी तो फूड आएगा उसके बाद, ठीक है। और इसके बीच में जब थोड़ा गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेस कंडीशनिंग। तो ऑप्शन 1 ही सही हो गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे है अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रीसीड द कंडीशनल स्टिमुलस, ये तो बैकवर्ड कंडीशनिंग हो गई, है ना, ये बैकवर्ड कंडीशनिंग हो गई। Then question number 10 is you are at a party and meet someone you are really interested in, ठीक है। You get that person's phone number but have no way to write it down. आपने उसका नंबर ले लिया और आपके पास लिखने की कुछ चीज़ है नहीं, तो सो यू यूज़ द प्रोसेस ऑफ डैश। तो आप क्या करोगे, आप इनकोडिंग करोगे ना, उसकी प्रोसेसिंग करते रहोगे, बार बार उसको रिपीट करोगे ना तो उसकी प्रोसेसिंग होती रहेगी, तो आप उसको इनकोड करते रहोगे। Then adaptation, selection and shaping are related to which type of intelligence according to triarchic theory of intelligence। देखो, इस थ्योरी से एमपी सेट में भी क्वेश्चन आया था और सिमिलर ही था। स्टर्नबर्ग की जो ट्रायर्किक थ्योरी है, इसमें 3 टाइप की इंटेलिजेंस होती है, ये ऑलरेडी बताया हुआ था। एक्सपेरियंशियल को हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल। और कॉन्टेक्चुअल को क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल। पिछले ही पेपर में बताया है ये, है ना। अब यहाँ पे अडाप्टेशन मतलब अडाप्ट करने की जो क्षमता है वो किस में होगी, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल में ही होगी ना, प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस में ही होगी। देन Albert Bandura suggests that the social learning is dash not only a person's behavior learned but the social learning environment is altered by person's behavior। इसका मतलब दोनों चीज़ साथ साथ हो रही है ना। सोशल लर्निंग जो है is dash not only a person's behavior learned but the social learning environment is altered by person's behavior, मतलब रेसिप्रोकली डिटरमाइंड है। इसमें महाराष्ट्र के जो सेट एग्जाम की आंसर की है, जो आंसर की है इसमें 2 ऑप्शन सही दिए हैं, ये इंटरैक्टिव भी होती है, रेसिप्रोकली डिटरमाइंड भी होती है, ठीक है। देन पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैंडलिंग केसेस ऑफ। वैसे तो सब में होनी चाहिए, कैंसर में भी पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होनी चाहिए, अल्जाइमर में भी, सेनाइल में, बट यहाँ पे सारे ऑप्शंस वैसे हैं तो हम सबसे अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, HIV एड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू है जिसमें हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत एक्सेप्टिंग नहीं है ये लोगों के लिए। जो HIV एड्स जिनको हो जाता है उनके लिए बहुत एक्सेप्टिंग नहीं है, इसलिए इनको पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 इज द स्कोर्स ऑफ सिंबल सर्च सब टेस्ट ऑफ WISC। WISC क्या होता है, वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन, स्केल फॉर चिल्ड्रेन। इसकी एज क्या होती है, 6 साल से लेके 16 साल 11 महीने तक, ठीक है। इसके अंदर 4 स्केल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वर्बल कॉम्प्रहेंशन इंडेक्स, एक होता है परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स, एक होता है वर्किंग मेमोरी इंडेक्स और एक होता है प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स। तो जो सिंबल सर्च की बात कर रहे हैं, सिंबल सर्च प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स के अंदर 2 सब स्केल्स होते हैं, उसमें से एक क्या है, सिंबल सर्च है। तो ऑप्शन डी वुड बी आर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज in the context of alternate sexualities the term cisgender denotes। cisgender का मतलब सिंपल होता है, हम लोग जैसे अगर हम if I am born female and I identify myself as a female, उसी को हम कहते हैं cisgender। अगर आप मेल हैं, अगर आपकी सेक्सुअलिटी मेल है, अपना जेंडर भी जो है वो मेल ही आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, cisgender, जो कि सेम चीज़ होती है जब, ठीक है, ऑपोजिट नहीं होती है, सेम चीज़ होती है। तो पर्सन whose जेंडर आइडेंटिटी मैचेस दैट सेक्स असाइंड एट बर्थ, ठीक है, दैट इज ओनली सिसजेंडर। कुछ भी इसमें मतलब बहुत अलग चीज़ नहीं है, बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है ये।
Then the following tool is best suited to assess personality disorder. NeoPI तो करेंगे नहीं, इसमें तो नॉर्मल हम पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। MMPI जो है वो हो सकता है, पर ये साइकोपैथोलॉजी के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसमें 10 क्लिनिकल स्केल्स होते हैं, बताया था ऑलरेडी। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, MCMI। MCMI जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को टेस्ट करने के लिए, असेस करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा टूल माना जाता है। देन which of the following is connected with Guilford's SOI? SOI divergent thinking. SOI structure of intellect. डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी की मतलब ये क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। इसके लिए बेस्ट टूल कौन सा है, मेटलिक रिमोट एसोसिएशन, ठीक है, मेटलिक रिमोट एसोसिएशन। अगर हम गिलफोर्ड जिमरमैन सर्वे की बात करें तो हमारे टेम्परामेंट चेक करता है, ठीक है। और यहाँ पे IQ की तो बात हो नहीं रही है, ना ही इंटेलिजेंस की बात हो रही है, यहाँ क्रिएटिविटी की बात हो रही है, एसोसिएशन से ही होगा, ओके। देन द चिल्ड्रंस ए परसेप्शन टेस्ट, जिसको हम CAT कहते हैं, जो TAT से लिया गया है ना, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट से लिया गया है। इट यूजेस दिस मटेरियल इन द स्टिमुलस कार्ड। क्या यूज़ करता है, ये एनिमल पिक्चर्स यूज़ करता है, जिससे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा मज़ा आए, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आए सॉल्व करने में। The term development means a progressive series of changes which occur as a result of, ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछ ली है इन्होंने कि the term development means a progressive series of change which occur as a result of maturation and experience. Okay. Next is the main aim of existential phenomenology. phenomenology की बात हमने MP सेट के पेपर में की थी, MP या केरला में की थी, है ना। तो in Western psychology is to focus on objective reality and facts। नहीं, phenomena तो subjective होता है ना, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हम अपने बेसिस पे अपना इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं। ये क्वालिटेटिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे टू स्टडी ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्टिविटी, वही यही आंसर हो जाएगा, ओके। देन the branch of metaphysics that deals with the nature of being। nature of being, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। I don't know how many times I have seen this question, but nature of being की बात बहुत बार होती है। इसका आंसर है ontology। नेचर ऑफ बीइंग की बात कौन करता है, ontology। एपिस्टेमोलॉजी जो होता है वो नॉलेज की स्टडी ऑफ नॉलेज, हाउ नॉलेज हैज बीन गेदर्ड, ठीक है, हाउ वी स्टडी अबाउट नॉलेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटर Q in LGBTQIAS क्या होता है, होता है क्वेश्चनिंग, ठीक है। L का मतलब लेस्बियन, G का मतलब के, B का मतलब बाइसेक्सुअल, T का मतलब ट्रांसजेंडर, Q is queer, I is intersex and A is asexual। ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ चुका है इसका मतलब हो सकता है दूसरा लेटर पूछ ले नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पेपर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अग्रेशन इज कॉज्ड बाय इनबॉर्न या अग्रेसिव इंस्टिंक्ट। अब इनबॉर्न अग्रेशन है या इनेट है, किसने बोला है, फ्रॉइड ने कहा है। इनकी इंस्टिंक्ट थ्योरी में ये तो एक लाइफ इंस्टिंक्ट पता है, एक डेथ इंस्टिंक्ट पता है, ठीक है। तो अग्रेशन जो है वो डेथ इंस्टिंक्ट में आता है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, पीपल एक्ट अग्रेसिवली ओनली इफ दे हैव लर्न टू डू सो, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अगर आपको बाकी नहीं भी देखने हैं तो देखेंगे कि ऑप्शन ए का 2 किस में है, इसमें है एंड इसमें है ना, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये नहीं होगा। एंड सी का 1 किस में, इधर है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी वुड बी अ राइट आंसर। बाकी भी अगर देखना चाहें तो एक बार देख लेते हैं। सर्टेन बिलीव्स मेक पीपल एंड नेशंस मोर लाइकली टू एंगेज इन वायलेंस। यहाँ बिलीफ सिस्टम की बात करें, बिलीफ सिस्टम की किस, कौन बात करता है, कॉग्निटिव थ्योरी बात करती है। अब बचा एक फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 हमने क्रॉस चेक कर लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज डैश enables most communication and exchange of information between left and right hemisphere। ये हमारा हो गया
लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये हमारा हो गया राइट हेमिस्फीयर। तो ये जो है बीच में जो कम्युनिकेशन है ये कौन करता है, ये कॉर्पस कलोसम करता है। ठीक है, ये कौन करता है, कॉर्पस कलोसम। देन अकॉर्डिंग टू एश कन्फॉर्मिटी डिक्रीजेस व्हेन, एश कन्फॉर्मिटी थ्योरी थी, उन्होंने ऐसे 3 लाइंस बना दिए थे, उन्होंने बोला था कि दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, है ना, बहुत सारे कन्फेडरेट्स ले आए थे जो कि उनकी बात पे अग्री कर रहा था। ठीक है, तो ये जो कन्फॉर्मिटी है वो कम कब हो जाएगी, अगर कोई भी पार्टिसिपेंट एटलीस्ट वन कन्फेडरेट अग्रीड विद द पार्टिसिपेंट, तब ये कम हो जाएगी। उसको लगेगा वही तो मेरे जैसा सोच रहा है, इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, देन the person's genetic makeup of obstetric complications and personality is known as dash factors in psychopathology। इसको predisposition कहते हैं, predisposition टर्म ही है इसका एक, है ना। तो यहाँ पे सबसे करीब क्या दिख रहा है, predisposing, तो यही हो जाएगा ऑप्शन। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्पाइनल नर्व। देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देखने वाला इसलिए है क्योंकि आंसर की में इसका ऑप्शन जो है आई गेस ऑल्फैक्टरी दिया हुआ है, पर ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, वेगस नर्व, ये सारे क्या है, ये क्रेनियल नर्व्स के ही पार्ट हैं। ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती हैं, 5 होती हैं, 31 पेयर होते हैं वैसे तो, पर अगर हम ऐसे इसको ब्रेक डाउन करें तो क्या होती है, सर्वाइकल, थोरैकिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सियल। ठीक है, तो अगर आंसर की देखो उसमें आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है बाद में उन्होंने चेंज किया हो, ये ऑप्शन दिया है, बट एक्चुअली ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ठीक है, कि स्पाइनल नर्व से और कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तुमको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है अनिल आफ्टर अ स्ट्रोक हैड अ डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग फेसेस। इसको क्या कहते हैं, अगर आप फेसेस नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हो उसको क्या कहते हैं, एग्नोसिया। हमने शायद केरला के सेट में या एमपी के सेट में पेपर आया था कि जब आप फेस नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हो उसको क्या कहते हैं, प्रोस्पोगनेसिया ही कहते हैं, एग्नोसिया का ही एक पार्ट है वो। ठीक है, जब आप फेसेस नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हो उसको हम क्या कहते हैं, एग्नोसिया। गॉट इट। देन which among the following are true about crystallized intelligence। crystallized intelligence क्या होता है, it is acquired through past experiences and acculturation। हाँ, देखो कटेल ने बोला था कि इंटेलिजेंस 2 तरीके की होती है, एक होती है क्रिस्टलाइज्ड और एक होती है फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का पूछ रहा है, मोर द एक्सपोजर बेटर द क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बिकम। हाँ, इट इंक्रीजेस रैपिडली ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड डिक्लाइंस। नहीं, ये तो बढ़ती ही रहेगी ना, जितनी ज़्यादा हमारी लर्निंग होगी उतनी ज़्यादा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 would be right। then the following could be labeled as behavioral addiction। behavioral addiction क्या हो जाएगा, गेमिंग, या वो बिहेवियर कर रहे हो बार बार, आप खेल रहे हो गेम। ठीक है, ये सारे जो है हेरोइन, अल्कोहल, निकोटीन, ये सब तो क्या हो जाते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंदर आ जाते हैं। Then next question is for a Bayesian selection task, if the rule is, ऐसे क्वेश्चन मुश्किल है कि आए, if P then Q the correct answer है। Bayesian selection task में क्या होता है, 4 कार्ड्स होते हैं, एक 3, एक 8, एक ग्रीन और एक ब्लू, ये कलर होता है। ठीक है, ये भी कलर होता है, ये भी कलर होता है। अब इसमें हमें कहना पड़ता है कि अगर हम किसको पलटाएं कि हमको इवन नंबर मिले, और ग्रीन में इवन नंबर मिलेगा अगर ग्रीन को पलटाएंगे तो। ये पूरा एक लॉजिकल रीजनिंग जो है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आई गेस, उसका कॉन्सेप्ट है। तो आप जो है इसको चाहें तो कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इफ पी देन क्यू, करेक्ट आंसर क्या होगा, पी नॉट क्यू। ओके, देन नेक्स्ट है in the context of integral yoga what does the term psychic transformation refer to। psychic transformation का मतलब क्या होता है, अवेकनिंग द इनर डिवाइन कॉन्शियसनेस, अंदर अंतरात्मा जो कहते हैं ना, इनर डिवाइन, उसको जागृत करना, दैट इज द मेन गोल ऑफ साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन।
Okay. Then, which school of philosophy would favor the statement, since both pain and pleasure are the wealth of man, they are his good teachers? एसेंस की बात कर रहा है ना ये, एसेंस की बात कर रहा है, तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म हो जाएगा. Then, in the case of domestic violence, only the following statement is true. ये भी बोनस क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन हो जाएगा. अब्यूसर बस रिस्पॉन्सिबल होगा ना, विक्टिम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ये तो नहीं है ना 5 साल की बच्ची ने छोटे कपड़े पहने हैं इसलिए इसलिए उसके साथ वायलेंस हो गया, ठीक है, या इसलिए उसका असॉल्ट हो गया. डोमेस्टिक वायलेंस में भी यही चीज़ होती है, दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दोनों नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अब्यूज़र जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. देन, in the Wechsler memory scale with subtext consists of passages किसमें होते हैं, लॉजिकल मेमोरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें पैसेजेस होते हैं. Then, the validity scale of MMPI and MMPI2 are represented by, इसमें lie scale होता है, इसमें infrequency scale होता है, इसमें डिफेंसिव वाला स्केल होता है, डिफेंसिवनेस जब करते हैं तो LF एंड K. अ ब्लैंक कार्ड इज यूज इन, किस में यूज होता है, TAT में यूज होता है. 31 कार्ड्स होते हैं, उसमें एक कार्ड जो होता है उसको ब्लैंक छोड़ देता है, ठीक है, TAT में. देन, कैलीज थ्योरी ऑफ कॉजल, अरे देखो कैली की थ्योरी सब में ही आ रही है, तो मतलब कैली की थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. वी आर मोस्ट लाइकली टू एट्रीब्यूट अनदर बिहेवियर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स कब होता है, जब तीनों हाई होता है, कॉन्सेंसस भी हाई है, डिस्टिंक्टिवनेस भी हाई है, और कंसिस्टेंसी भी हाई है, तब जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हम एट्रीब्यूशन करते हैं. According to Piaget's theory of cognitive development, the earliest development stage from those listed below is, कौन सी होती है सबसे पहले, पैदा होते ही सेंसरी मोटर स्टार्ट होती है. अगर आपको ये स्टेजेस याद नहीं रहती है या याद करने में कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं. सम पीपल कांट फोकस, ठीक है, तो S स्टैंड्स फॉर सेंसरी मोटर, P स्टैंड्स फॉर प्री ऑपरेशनल, C स्टैंड्स फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल एंड F स्टैंड्स फॉर फॉर्मल ऑपरेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लिम्पसेस ऑफ अभिधाम इज अ फेमस बुक रिटन बाय, ये तो याद करने वाली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. ये किसने लिखी है, ये चौग्याम ट्रुम्पा ने लिखी है. ओके. Then, interaction effect in 2 by 2 completely randomized vectorial design is best described by, effect of IV1, नहीं मतलब ये है बट करेक्टली नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही होगा. इफेक्ट ऑफ IV1 ऑन DV चेंजेस फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ IV, तभी तो वो इंटरेक्शन इफेक्ट होगा, इसके बाद ही इंटरेक्शन इफेक्ट होगा जब वो IV के जितने लेवल्स हैं, ठीक है, और IV1 के और IV2 के जितने लेवल्स हैं वो दोनों जो है वो इंटरैक्ट करेंगे और DV में चेंजेस जो है वो हमें समझ में आएगा, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्पेक्ट ऑफ नीड फॉर पावर, ठीक है, 3 नीड्स होती हैं, वी ऑल नो 3 नीड्स मैक्लेनेंस की, ठीक है, नीड फॉर पावर, फिर अचीवमेंट, एंड थर्ड होती है एफिलिएशन, ठीक है. बहुत बेसिक चीज़ है, ये सबको पता होनी चाहिए. तो नीड टू इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस, ये तो है भाई पावर. रेडीनेस फॉर परफॉर्मेंस टू इन्फ्लुएंस पीपल, जहाँ भी इन्फ्लुएंस की बात हो जाती है वो पावर है. रेडीनेस फॉर कम्युनिकेशन, रेडीनेस फॉर वार्म एंड कम्युनिकेटिव, ये जो है ये तो एफिलिएशन हो गया, तो ये तो होगा नहीं. डिजायर टू बी बेटर एंड सक्सेसफुल, ये अचीवमेंट हो गया, है ना. ऑप्शन क्या हो गया, 1 एंड 2. द 5 फैक्टर मॉडल ड्रॉ स्ट्रेंथ प्राइमरली फ्रॉम, कहाँ से होगा, क्रॉस कल्चरल स्टेबिलिटी ऑफ क्वेश्चनर फैक्टर स्ट्रक्चर, एंटोजेनेसिस एंड जेंडर डिफरेंस, यही सही आंसर है, ठीक है, ये नहीं है. देन, द टाइम इट टेक्स द इंटेंशनल सिस्टम टू बिकम प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग फ्रेश, इसको क्या कहते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं. होता है ना, एक रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, अगर हम उसके बेसिस पे बात करें बायोसाइकोलॉजी में, तो एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है, कि वापस से वो तैयार हो रहा है एक्शन पोटेंशियल के लिए, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड. देन
Lexical research on personality shows that Big Five and FFM nahi. Every culture has unique structure. Some cultures show different factor. Big Five are ये. Every culture has unique structure. Lexical research का मतलब जो language के basis पे है ना, language कैसे हमारी personality को influence करती है, तो हर एक culture की unique structure होती है. Okay. When clinician takes detailed history of delinquency and criminal offences with punishment received by person, this format of case history को हम क्या कहते हैं? Forensic history. Forensic history कहते हैं इसको. Then central fissures separate. Central fissures किसको separate करते हैं? ये जो हमारा frontal 4 lobes होते हैं हमारे, frontal, parietal, temporal और occipital. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सेंट्रल फिशर किसको अलग करता है, तो ये फ्रंटल और पैराइटल को अलग करता है. ठीक है, इट सेपरेट्स फ्रंटल फ्रॉम पैराइटल लोब. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज डैश इज अ फाइबर बंडल दैट कनेक्ट्स द हिप्पोकैम्पस विद अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. हिप्पोकैम्पस का बहुत मेजर फंक्शन बताया था, क्या है? ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लिया कि क्या फाइबर बंडल, कौन सा फाइबर बंडल हिप्पोकैम्पस को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, तो ये फॉर्निक्स है. ठीक है, फॉर्निक्स इज ओनली द फाइबर बंडल दैट कनेक्ट्स द हिप्पोकैम्पस विद अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. देन आज के हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं. 49th is which of the following is the correct order for steps in interpretative phenomenological analysis. phenomenology से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, है ना, ये भी आप देख रहे हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को देखेंगे, तो फर्स्ट यही हो जाएगा. फिर क्या करेंगे, हम थीम को आइडेंटिफाई करेंगे, बेसिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है. फिर हम क्या करेंगे, क्लस्टर करेंगे, उनको अलग अलग सेपरेट करेंगे, सेपरेट ग्रुप्स में डालेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, समरी टेबल बना लेंगे. तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन डी वुड बी अ करेक्ट आंसर. ये अगर नहीं भी पता है तो आप क्वेश्चन देख के, ऑप्शंस देख के खुद ही इसको एनालाइज कर सकते हो. The last question for today is which of the following model assumes that velocity, form and orientation of a stimuli are registered early and automatically while objects are identified separately only at later stage. ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन दे दी फीचर इंटीग्रेशन मॉडल की, ट्रीसमैन की थी ना, एमिस ट्रीसमैन एंड जिलेट की. ठीक है, इसमें इन्होंने यही बताया है, ये मॉडल यही अज्यूम करता है कि वेलोसिटी, फॉर्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्टिमुला सबसे पहले हम ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो अलग से आइडेंटिफाई करके दूसरे स्टेजेस में हम सेपरेट करते हैं. ओके, तो आज के लिए हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना. हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम के. ठीक है, अब अगर आप अभी MP सेट देने वाले हैं तो भी ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख लें, क्योंकि क्वेश्चन जो अभी आपने देखा कि रिपीट होते ही हैं. ओके, एंड चैनल न्यू है तो अभी इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें जो और एग्ज़ाम देने वाले हैं. इसके अलावा जो भी अभी UGC विद नेट जो होने वाला है, या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइकोलॉजी का रिलेशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होना हो, हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम ऐसे ही रिवाइज कर सकते हैं. हमको पता चल सकता है कि हमें कोई चीज़ बन रही है, हमारा रिवीजन जो है वो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ठीक है.